हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरजेएस के 2018 के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें लैंग्वेज के टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनमें से हिंदी का जो सेगमेंट है उसके 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है? तो दोस्तों इसमें विकल्प नंबर फर्स्ट है प्रमाणिक, और प्रमाणिक का जो शब्द विस्तार होता है वो होता है प्रमाण प्लस इक। इसलिए जब अपन किसी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगाते हैं तो इक प्रत्यय लगाने के बाद शब्द का जो प्रथम स्वर होता है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए प्रमाणिक का जो शुद्ध रूप होगा वो प्रामाणिक होगा, और विकल्प नंबर पहला जो है वो अपना गलत हो गया। दूसरा विकल्प है रचयिता। रचयिता दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से रचयिता लिखा जाता है, और यहाँ पर जो मात्रा है छोटी ई की वो च पर लगाई हुई है, इसलिए ये जो अपना विकल्प दूसरा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कवियत्री। कवियत्री का जो शुद्ध रूप होता है दोस्तों वो वर्तनी की दृष्टि से कवियत्री होता है। इसमें भी जो छोटी ई की मात्रा है, स्वर की मात्रा है, वह पर लगाई हुई है, जो कि यह पर उचित रूप से लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड भी अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो अपना राइट आंसर होगा अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 जो है दोस्तों वो है, किस स्थिति में अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है? पहला ऑप्शन है किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने में। तो दोस्तों बता दूं, जब अपन कोई वाक्य लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसको जब नारे को अपन लिखते हैं तो इसको एक साइन में बंद करते हैं, इसे ही अपन अवतरण चिन्ह कहते हैं, और अवतरण चिन्ह में इसको बंद करते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो पहला है वो अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है अप्रचलित अथवा विशेष प्रचलित शब्दों में, इसमें भी जो है वो अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तीसरा है व्यक्तियों के उपनामों में। व्यक्तियों के उपनामों में दोस्तों जब अपन लिखते हैं कि महात्मा गांधी को देश के राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो जब अपन राष्ट्रपिता को लिखते हैं तो राष्ट्रपिता को एक स्पेसिफिक साइन में बंद करते हैं, एक उचित साइन में बंद करते हैं, चिन्ह में बंद करते हैं, उसे अपन अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो है अपना वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है रचना का अनुवाद करते हुए। रचना का अनुवाद करते हुए दोस्तों अपन किसी भी प्रकार के साइन का जो है वो यूज नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88। किस शब्द का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 88 है, किस शब्द का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अभीष्ट। अभीष्ट का संधि विच्छेद दिया हुआ दोस्तों अभी प्लस इष्ट, तो इसमें दोनों छोटी ई और छोटी ई मिलकर अभीष्ट जो दीर्घ ई है, बड़ा जो ई है उसका निर्माण किया गया है। इसीलिए अभीष्ट जो है वो अपना एकदम सही दिया है, और ई मिलकर जब दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो इसमें अपन दीर्घ स्वर संधि का उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी है वांग्मय। वांग्मय दोस्तों जो है वो व्यंजन संधि का ही एक उदाहरण है, और व्यंजन संधि में जब क च ट त प के बाद न या मैं आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। इसे व्यंजन संधि के कारण वाक में वाक प्लस में जो है वो वांग्मय में परिवर्तित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी भी अपना जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है अब्ज। अब्ज भी जो है दोस्तों व्यंजन संधि का ही एक उदाहरण है, क्योंकि क च ट त और प के बाद जब उसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो क च ट त प उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए अब्ज का अब और जैसे मिलाप होकर अब्ज बना है। ऑप्शन नंबर 4 है महेश्वरीय। महा प्लस ऐश्वर्य, यहाँ मैं दोस्तों बता दूं, जो दीर्घ ये वृद्धि संधि जो होती है उसमें अपन को दो मात्राएं देखने को मिलती है महेश्वरीय में, और वृद्धि संधि में महा और दीर्घ ए का जो है वो मिलाप होता है, इसलिए महेश्वरीय में ऐश्वर्य है उसमें छोटी जो ई है उसकी मात्रा दी हुई है, और शुद्ध रूप जो होता है वो ऐश्वर्य होता है, इसलिए अपना आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा वचन संबंधी त्रुटि वाला
वाक्य है। दोस्तों इसमें अपन को वचन से संबंधित त्रुटि पूछी गई है, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महात्मा जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। इसमें शुद्ध रूप जो होगा वो ये होगा, महात्मा जी के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और यहाँ पर वचन संबंधी जो है वो का दिया हुआ है। जब अपन किसी को सम्मान की नज़र से देखते हैं या फिर उच्चारण करते हैं तो उसमें बहुवचन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो अपना गलत है और यही अपना सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, ये अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड है विद्रोहियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, ये भी वचन की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चौथा है हर एक ने टोपी पहन रखी थी, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में विभावरी और रजनी है जो ये रात के पर्यायवाची हैं, और निशाचरी है वो रात से संबंधित होता है, रिलेटेड टू नाइट होता है, इसलिए ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर बी है मधुकरी भिक्षा भीख। जी दोस्तों ये जो तीनों शब्द है वो एक दूसरे के पर्यायवाची है, और अपना ऑप्शन नंबर जो सही हो गया वो बी हो गया। तीसरा है मान सम्मान और मान्य, इसमें मान्य जो है एक अलग शब्द हो गया और मान सम्मान दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। चौथा है अम्बुद्धि अर्णव नीरद। दोस्तों अम्बुद्धि और अर्णव जो है, अम्बुद्धि और अर्णव वो समुद्र के पर्यायवाची है, और नीरद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी अपना गलत हो गया। इसका सही आंसर जो है वो बी है मधुकरी भिक्षा और भीख। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आकाश के तारे तोड़ लाना, बिल्कुल सही जवाब है इसका दोस्तों। असंभव कार्य कर डालना, ये एकदम सही आंसर है अपना, इसलिए ऑप्शन इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर बी है आंख का काजल चुरा लेना। आंख का काजल चुरा लेना दोस्तों बड़ी बारीकी से चोरी करना होता है, जो कि अपना बिल्कुल सही है। तीसरा है द्रौपदी का चीरहरण होना। द्रौपदी का चीरहरण होना ही जब मुहावरा है तो सीधी सी बात है ना दोस्तों, वह चीज़ जो कभी समाप्त नहीं होगी, ये भी अपना है जो वो बिल्कुल सही है। चौथा है ताल कटना। ताल कटना जो होता है वो संगीत में बाधा उपस्थित होना बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए अपना सही आंसर जो होगा वो डी होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 है अपने घर गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता, अभिव्यक्ति हेतु निकटतम लोकोक्ति है। दोस्तों लोकोक्ति इसमें जो सही इसका निकटतम अर्थ प्रस्तुत करे वो पूछी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घर की खांड किरकिरी बाहर का गुड़ मीठा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घर के पीरों को तेल का मलीदा। दोस्तों जब घर के पीरों को तेल का मलीदा दिया जाए और बाहर के लोगों को घी का मलीदा दिया जाए तो सीधी सी बात है ना, अपने घर या गांव का नगर में किसी का आदर नहीं होता, और बाहर के लोग जो आते हैं उनको बड़ा ही आदर सत्कार किया जाता है। इसीलिए जो निकटतम लोकोक्ति है वो है इसके घर के पीरों को तेल का मलीदा। अब अपन बाकी जो दो तीन है उनको देखते हैं। पहला है घर की खांड किरकिरी बाहर का गुड़ मीठा। इसमें जो इसका अर्थ होगा अभिप्राय होगा वो होगा अपनी चीज बुरी व बाहर की चीज ज्यादा अच्छी लगना, ये भी इसका मतलब हो सकता है, लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा घर घर के पीरों को तेल का मलीदा। और चौथा है घर आए नाग न पूजिए बामी पूजन जाए। इसका सीधा सा मतलब होता है जब आपके पास सीधा और सुगम रास्ता होता है उसको छोड़ के आप डिफिकल्ट जो रास्ता हो उसको चूज करने जा रहे हो, जो कठिन रास्ता हो उसको चूज कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा क्रिया, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा है अव्यय। तो दोस्तों घबराहट, उसमें घबराना जो है वो एक विशेषता है, अगर वो अपन को विशेषता सीधा घबराना का पूछता तो उसमें अपन विशेषण या विशेषता बताते, लेकिन जब इसमें घबराहट में आहट प्रत्यय जुड़ा, आहट प्रत्यय जुड़ते ही घबराहट जो है वो एक भाववाचक संज्ञा बन गया, इसलिए अपना आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा संज्ञा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, वह आदमी आ रहा है,
वाक्य में वह की व्याकरणिक कोटि क्या है? तो इसमें वह की व्याकरणिक कोटि पूछी गई है। आदमी जो है इसमें एक नाउन हो गया, और अपन जानते हैं जब कोई शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हो, संज्ञा या नाउन की विशेषता जब बता रहे हो, तो उसे अपन विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर वह जो है वो एक सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह, यह, इन सब को, किन्हीं, इन सब को अपन सर्वनाम भी पढ़ते हैं, लेकिन यह सर्वनाम संज्ञा की जगह अगर उपयोग में लिए जाते हैं तो इन्हें सर्वनाम कहते हैं, लेकिन संज्ञा की विशेषता जब बताते हैं तो उन शब्दों को अपन विशेषण कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, नौकर चिट्ठी लाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों इसमें जब अपन आंसर लेंगे तो इसका आंसर होगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि जब अपन किसी सेंटेंस में क्या और किसको का जब क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर अपन को मिल जाता है तो इसमें सकर्मक क्रिया होती है। इसमें नौकर चिट्ठी लाया, नौकर क्या लाया, इसमें क्या का आंसर आ रहा है? चिट्ठी। तो इसका आंसर जो होगा वो सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया दोस्तों वह होती है जिसे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, और ये क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों वह क्रिया होती है जिसमें एक काम खत्म होने के बाद या समाप्त होने के बाद दूसरा काम किया जाता है। जैसे मोहित खेल कर पढ़ने लगा, तो इसमें मोहित खेलने के बाद पढ़ने लगा है, तो खेल कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी में है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जब कार्य खुद न करके किसी दूसरे से करवाया जाता है। इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो अपन देख सकते हैं, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, तो इसमें अध्यापक जो है वो पाठ पढ़वाने का काम खुद न करके बच्चों से करवा रहे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 पूछा गया है दोस्तों, कसौटी शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। जो इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों बी होगा, तद्भव शब्द, क्योंकि जो शब्द तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो पहले संस्कृत में थे और उनका जो रूप है वो परिवर्तित होकर हिंदी में अलग पढ़ने लगे, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाने लगा। तो कसौटी का जो तत्सम रूप होता है, जो कि संस्कृत के एज इट इज जैसे कि तैसे हिंदी में यूज लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और कसौटी का जो तत्सम रूप होता है वो कसपट्टी का होता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें देशज। देशज शब्द शब्द वो होते हैं जो एक विशेष गांव या क्षेत्र में ही परिवर्तित होके या सीमित क्षेत्र में ही यूज में लिए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे अपने कई क्षेत्रों में मेहरारू यूज में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, ये जो है एक देशज शब्द है। लोटा जो है वो भी एक देशज शब्द है, ये एक सीमित क्षेत्र तक ही उपलब्ध है या उपयोग में लिए जाते हैं, इसलिए ये जो सारे हैं वो देशज शब्द हैं। चौथा जो शब्द है वो है विदेशी। विदेशी शब्द बहुत से शब्द होते हैं जो विदेश से आए और हिंदी में जो के त्यों यूज में होने लगे, इसलिए इन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से कौन सा नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है? इसमें दोस्तों अपन को उपसर्ग पूछा गया है। पहला ऑप्शन है निरपराध। निरपराध का जब अपन संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो इसका होता है निर्धन अपराध। तो निर्धन अपराध में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो निर लगा हुआ है, इसलिए, और इसमें पूछा गया नी उपसर्ग किस में है, तो पहला ऑप्शन जो अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है निराकार। निराकार का जो संधि विच्छेद होता है वो दोस्तों वो होता है निर प्लस आकार, जिसमें उपसर्ग जो है वो निर यूज में लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है न्यून। न्यून का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नी प्लस उन। तो दोस्तों जब अपन इसका संधि विच्छेद किया तो देखा कि नी जो है न्यून में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए अपना जो आंसर होगा वो सी, ऑप्शन नंबर 3। चौथा ऑप्शन है इसमें निर्मम। निर्मम में भी दोस्तों निर जो है वो उपसर्ग है, निर प्लस मम। इसका सही आंसर जो हो गया वो हो गया 3 न्यून। न्यून का संधि विच्छेद है दोस्तों
नी नी प्लस उन। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा, अब मेरी बात मान लो। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, धन से रहित जीवन व्यर्थ है। और इसका आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों, वह क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा। इसका सही रूप जो होगा वो होगा, क्रोध से भरकर चिल्लाने लगा, क्योंकि क्रोध में भरकर नहीं चिल्लाया जाता दोस्तों, क्रोध से भरकर चिल्लाया जाता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। निम्न में से कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं है? इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला होगा, क्योंकि भिज्ञ अनभिज्ञ ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। भिज्ञ का होता है अभिज्ञ और अनभिज्ञ होता है जो कोई भी जानकारी नहीं रखता हो, अनजान होता हो। ये दोनों समान शब्द है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और ऑप्शन नंबर बी है, विधवा सधवा, ये बिल्कुल सही है। विधवा जिसका पति मर गया हो, और सधवा होती है जिसका पति उसके साथ हो या जीवित हो। ऑप्शन नंबर थर्ड है, वाचाल। वाचाल होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है और ज़्यादा बोलने वाला, और इसका पर्यायवाची हो गया मूक जो चुप रहता हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, नैसर्गिक। नैसर्गिक होता है दोस्तों प्राकृतिक, और इसका ऑप्शन आंसर जो हो गया वो विलोम शब्द कृत्रिम हो गया, जो कि बिल्कुल सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है? निर्झर, झरना, बिल्कुल सही है दोस्तों, निर्झर झरना और निर्झर देवता। ऑप्शन नंबर बी है, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल। प्रासाद महल और प्रसाद कृपा ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, षष्ठी छह और षष्ठी 60। ये जो आंसर होगा अपना दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, क्योंकि इसमें षष्ठी जो होता है ट वाला वो 60 होता है। इनका क्रम जो है वो उल्टा सीधा कर दिया गया, और षष्ठी जो होता है वो 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो अपना आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ भी जो है वो अभिराम सुंदर और अभिराम लगातार, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, और इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो अपना सही आंसर है वो थर्ड होगा। तो ये थे आज के अपने हिंदी के 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो नेक्स्ट पेपर अपन इसी तर्ज पे लेने वाले हैं, आरजेएस के 2021 का। बहुत बहुत धन्यवाद।